79। 84। हाँ ठीक है, लाइव है आप। Yes, good morning everyone. So we are starting with the new unit today, which is unit number 3, which says say contract of sales of goods. Now we are talking about sales. हम बात कर रहे हैं सामान खरीदने और बेचने की। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? We are selling and we are buying. Let's see what all things are included. We are talking about first of all about the goods. Now let's see what all things it includes in the goods की definition में क्या क्या चीज हम बोलते हैं आएगी और क्या क्या चीज हम बोलते हैं नहीं आएगी। सबसे पहले क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी आपको ऑफर करेगी, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी। दोनों के लिए एक म्यूचुअल ट्रांजैक्शन होगी, एक सेल कर रही है और एक बाय कर रही है। सो अब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट की है वो एंजॉय करती है डिस्क्रिशन की, उसको कैसी डिलीवरी चाहिए, कब डिलीवरी चाहिए, क्या पेमेंट ऑफ मोड, पेमेंट क्या रहेगा, ऑनलाइन पेमेंट होगा, यूपीआई होगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट होगी या फिर कैश से पेमेंट वो करेगा। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द बायर कि वो किस मेथड से पे करना चाहता है, कहाँ पे वो डिलीवरी लेना चाहता है गुड्स की। नेक्स्ट इट सेज दैट देयर आर सम पॉजिटिव रूल्स हैं रिगार्डिंग द केसेस व्हिच हैव फेल्ड due to the smooth performance of the contract of sale. So definitely there are कुछ ऐसे cases हुए होंगे जिस वजह से हमारे स्मूथ परफॉर्मेंसेस जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स एक्ट है उसकी जो स्मूथ परफॉर्मेंस होता है वो नहीं हो पाता। तो इस वजह से वो चीज देखते हुए हम क्या करेंगे, हम उस चीज को उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड सेल्स में उसको क्लैरिफाई किया गया, क्लियर किया गया कि क्या क्या चीजें इंक्लूड है क्या चीजें नहीं है। सबसे देर आर कुछ डेफिनेशन है। सबसे पहले डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. Simple, what is it saying कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे सेलर अग्री करता है या फिर ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी इन गुड्स को, किसको, टू अ बायर, किसके बदले, प्राइस के बदले। अब इसमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, लेट्स सी व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स। द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज बीट करवा रखी है उससे, पता नहीं कहाँ कहाँ गाँव सा रखा है। हवा से सर में दर्द हो रहा है और सजाना फजाना तीतर के मारे बंद ही करना पड़ेगा। सही बताऊं सब लिपस्टिक में
Yes, is it fine? The call dropped actually. Let's continue again. My video is visible, my screen is visible to you all. The chapters we are doing all are there in your syllabus. Is my screen visible to you all? Fine. ये बीट 1 तो second बहुत please, गंदी there is some issue. बहुत गंदगी करवा रखी है तुम लोगों ने सही बताओ बीट सूखी पड़ी है Yes, अब लाई हूं मैं लिप बाम वहां से लिए दिल्ली से let's start please. So sorry. So let's see what are the essentials of a contract of sale. First, there should be two parties. दो parties का होना बहुत जरूरी है, जिसमें एक पार्टी बायर रहेगी और एक पार्टी आपकी सेलर रहेगी. एक पर्सन, अ सिंगल पर्सन कैन नॉट ट्रांजैक्ट. वो अगर एक सिंगल पर्सन है, वो ट्रांजैक्शन उसकी नहीं मानी जाएगी. सो दैट इज कॉल्ड, दैट इज नॉट अलाउड. वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं माना जाएगा. दो पार्टीज का होना जरूरी है. नेक्स्ट, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच सेज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? हम ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं. अगर मैं सिर्फ नॉर्मल ट्रांसफर कर रही हूँ तो वो सेल नहीं माना जाता है. अगर मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब मेरे को ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, तभी वो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मानी जाएगी, तभी वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मानी जाएगी. प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? हम जनरल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, स्पेशल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं. So there is an example. P who owns certain goods pledges them to R. He has a general property in goods where R is the pawnee, has a special property or interest in the goods to the extent of amount advance that has been made to the pawner. Similarly, in the case of bailment of goods for the purpose of repair, the bailee has a special interest for the goods bailed to the extent of its labor charges. तो लेट्स सी हमारा प्रॉब्लम, हमारा क्या क्वेश्चन क्या है कि इसमें व्हाट इज द थिंग दैट कि जो हम बेलमेंट की केस में भी बात करा हमने लास्ट क्लास में, सेकेंड लास्ट क्लास में हमने बेलमेंट किया था, जिसमें हमने देखा कि उसका इंटरेस्ट होता है, पर्टिकुलरली बेलर का इंटरेस्ट है, पर्टिकुलरली बेली का इंटरेस्ट. जब हम रिपेयर के लिए दे रहे हैं, सो इट इज अ कंप्लीट बेली का इंटरेस्ट है, जिसमें कि गुड्स बेल्ड है. किस चीज के लिए? लेबर इंटरेस्ट के लिए. जब हमने केस किया था जिसमें कि सीविंग चार्जेस की बात की थी, हमने सूट दिया था और उसने 1500 बोला था, तो 1500 के लेबर चार्जेस का उसको हमने गुड्स को बेल किया गया है. नाउ दिस क्वेश्चन माइट कम लाइक व्हाट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. So it says that goods, the subject matter of the contract of sale must be goods. According, goods क्या होता है? हर एक movable property other than actionable claims and money include stock and shares, growing crops, grass and things attached or
forming part of the land which are agreed to be served before the sale and under the contract of sale. So सबसे पहला स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स की हम बात कर रहे हैं, ये सब चीजें इंक्लूड होंगी हमारे गुड्स के उसमें. सो फर्स्ट ग्रास, क्रॉप्स, जो की चीज, थिंग्स अटैच्ड टू द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ लैंड विच आर अग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेम सेल. सो थिंग्स आर इंक्लूडेड देयर. Next, every kind of movable property except the auctionable claim, money भी नहीं included होता, are regarded as goods. इन दोनों चीजों को छोड़कर सारी चीजें गुड्स के अंदर आती है. गुडविल, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट राइट्स, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, डिक्री ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, ऑल रिगार्ड एज गुड्स. ये सारी चीजें गुड्स मानी जाएंगी. शेयर, स्टॉक भी गुड्स माने जाते हैं. ग्रोइंग क्रॉप्स भी गुड्स मानी जाती हैं. ग्रास भी गुड्स माना जाता है जब वो लैंड का पार्ट हो. तो ये सारी चीजें हम गुड्स का पार्ट कह सकते हैं. बट अगर हम ट्रीज की बात करते हैं वो तब बिक सकते हैं जब वो कट हो जाए और लैंड से अलग हो जाए, तब हम उसको मूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे, एल्स नहीं मानेंगे. नेक्स्ट, एक्शनेबल क्लेम. बच्चों ने पूछा क्या होता है. वो एक ऐसा क्लेम होता है जो कि लीगल एक्शन के अगेंस्ट एनफोर्स किया जाता है. जब हम स्यू फाइल करते हैं, बुक डेट्स हो गए. बुक डेट्स क्या होते हैं? जो क्रेडिटर हमारी एंट्री बुक अकाउंट्स में आते हैं, बुक डेट. सो दैट कैन बी एनफोर्स. जो क्लेम्स हैं जो हम एनफोर्स कर सकते हैं बाय लीगल एक्शन. सो दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ गुड्स. नेक्स्ट, प्राइस. प्राइस का मतलब क्या होता है? जो हम कंसिडरेशन पे कर रहे हैं किसके बदले? वंस यू हैव टेकन द गुड्स, बॉट द गुड्स, तो उसके बदले जब हम सेल कर रहे हैं उस गुड्स के बदले कंसिडरेशन हम पे कर रहे हैं. सो दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. If goods are sold partly for the goods and partly for the money, the contract is one of the sale. अगर हम partly goods बेचते हैं and partly for money, goods के बदले goods and goods के बदले money, so that contract is one of the sale. वो भी हम sale माना जाएगा. It includes sale and agreement to sell. सेल का मतलब, जो सेल का मतलब जो हम इमीडिएटली ट्रांसफर कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट में सेलर को. सेलर इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट में सेलर बायर को दे देता है. अग्रीमेंट टू सेल क्या होगा? जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में टेक्स प्लेस इन फ्यूचर टाइम, कोई फ्यूचर टाइम पे हम उसको ट्रांसफर करते हैं. एंड दीज आर सब्जेक्ट टू कंडीशंस thereafter to be fulfilled. The contract is called agreement to sell. It is an executory contract. Executory contract का मतलब क्या होता है? जो कि अभी complete नहीं हुआ है and we will complete it, we will do it in some further future date. कोई आगे आने वाले टाइम में हम उसको सेल करेंगे. So that is called agreement to sell. Next, we have on 1st of January, A agrees with B that he will sell B his scooter on 15th January for a sum of rupees 3000. एक फ्यूचर डेट पे उसने बोला कि मैं अपना स्कूटर सेल करूंगा. So that is agreement to sell. Next, A, which agrees, since A agrees to transfer the ownership to B at some future date, कोई अपना फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर करना चाहता है वो ओनरशिप. सो दैट इज कॉल्ड अग्रीमेंट टू सेल. क्लियर डिफरेंस समझ आया सेल और अग्रीमेंट टू सेल में?
Next, we have no formalities to be observed. The Sale of Goods Act does not prescribe any particular form to constitute a valid contract of sale. A contract of sale of goods can be made by the mere offerer or the acceptance. The offer may be made either by the seller or the buyer and the same must be accepted by the other. दोनों के लिए भी दोनों के बाद भी वो चीज एक्सेप्ट हो जानी चाहिए. नेक्स्ट वी हैव सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल डिस्टिंग्विश. हम उन दोनों को देखते हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है. सबसे पहले हम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात करते हैं. सेल में इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है. अग्रीमेंट टू सेल में कोई फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होता है. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव रिस्क ऑफ लॉस. जो हमारा जनरल लॉस है, अगर मैंने आपको गुड्स सेल कर दिए हैं तो किसका लॉस, किसका रिस्क होगा, बायर का रिस्क होता है. वेयर एज अगर हम अग्रीमेंट टू सेल की बात कर रहे हैं तो रिस्क किसका होता है, सेलर का रिस्क होता है. इट सेज इट इज अ रिस्क ऑफ द सेलर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. फर्स्ट केस में बायर का, सेकेंड में सेलर का. अब ब्रीच हो जाता है, कोई अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करता है. अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है और बायर रॉन्गफुली निग्लेक्ट करता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो किसके पास पोजेशन रहेगा सामान का, सेलर के पास. अगर वही अग्रीमेंट टू सेल और बायर मना कर देता है, सो सेलर किस चीज के लिए स्यू कर सकता है, डैमेजेस के लिए, और प्राइस के लिए नहीं स्यू कर सकता. इवन दो द गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ द बायर. सिर्फ जितना नुकसान हुआ है उतना ही वो उसको स्यू कर सकता है और प्राइस के लिए स्यू नहीं कर सकता. नेक्स्ट वी हैव राइट ऑफ रीसेल. In the sale, property is with the buyer and as such the seller cannot resell the goods. रीसेल नहीं कर सकता सेलर आगे गुड्स को. जब उसने आगे बेच दिया है तो सेलर दोबारा रीसेल नहीं कर सकता. पर जब हम एग्रीमेंट टू सेल की बात करते हैं, प्रॉपर्टी किसके पास है, गुड्स किसके पास है, अभी तक सेलर के पास है. सो ही कैन डिस्पोज. अगर वो ओरिजिनल बायर ब्रीच कर देता है तो उसके पास ऑप्शन है वो आगे रीसेल कर देगा, क्योंकि गुड्स तो डेफिनेटली उसी के पास है. नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर बिफोर ही पेज फॉर द गुड्स. अगर हम सेल की बात करते हैं, सो बायर अगर हमारा इंसॉल्वेंट हो गया, पैसे नहीं दे सकता, बैंकरप्ट हो गया है गुड्स के पैसे देने से पहले, देन ही हैज अ राइट ऑफ लीन. किसके पास, सेलर के पास, कि वो डिलीवर ही नहीं करेगा या फिर उसके ऑफिशियल और रिसीवर को डिलीवर करेगा. जो सेलर है वो किस चीज के लिए एंटाइटल है, डिविडेंड के लिए एंड फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स. एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा, अगर सेलर ने मना कर दिया कि मैं डिलीवर नहीं कर रहा हूँ तो उसकी ओनरशिप भी उसके पास नहीं होगी. डेफिनेटली ओनरशिप फर्स्ट केस में अग्रीमेंट टू सेल में होती ही नहीं है, तो अगर हम उसको नहीं दे रहे हैं तो ओनरशिप भी पास नहीं होगी. नेक्स्ट वी हैव इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर इफ द बायर हैज ऑलरेडी पेड द प्राइस. सेल के केस में सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है. बायर के पास ऑप्शन है कि वो रिकवर कर सकता है अपने गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर और द साइनी, जिसके पास प्रॉपर्टी है उस बायर की. नेक्स्ट वी हैव अग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा, जब बायर के पास ऑलरेडी प्राइस है, सेलर हमारा इंसॉल्वेंट हो गया, तो सेलर क्या कर सकता है, वो एज अ क्रेडिटर डिविडेंड डिमांड कर सकता है एंड गुड्स नहीं डिमांड कर सकता. कोई बेसिक उसको डैमेज हो जाता है या कोई एक्सपेंसेस इनकर करता है, वो उसी के लिए उसको कर सकता है डिमांड, या फिर और कुछ नहीं वो कर सकता.
नेक्स्ट हमारे पास 3 तरीके के गुड्स हैं। सबसे पहला एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, फिर फ्यूचर गुड्स है और कंटिंजेंट गुड्स है। एग्जिस्टिंग गुड्स हैं जो ओनरशिप के टाइम, पोजीशन के टाइम आपके पास है। जब आप किसी को सेल कर रहे हो आपके पास वो गुड्स अवेलेबल है। उसमें 2 तरीके के गुड्स होते हैं, स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स होते हैं, या फिर नॉन स्पेसिफिक या फिर अनअसर्टेन गुड्स होते हैं। स्पेसिफिक गुड्स की हम बात करें तो हम किसी एक गुड की बात कर रहे हैं, एक मतलब हम किसी ऐसे गुड की बात कर रहे हैं जो हमारे पास है, and we can identify at the time of making the contract of sale. अब क्या होगा, एक्चुअल प्रैक्टिस असर्टेन, तो स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एक एग्जांपल है, जब ए ने अग्री किया बी को कि मैं तेरे को डीवीडी प्लेयर्स बेचूंगा और उसका एक नंबर भी अलग है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स। नेक्स्ट अनअसर्टेन्ड गुड, अनअसर्टेन गुड्स का क्या मतलब होता है, गुड्स विच आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइड और असर्टेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड अनअसर्टेन गुड्स। जिसको हम अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसको हम अनअसर्टेन गुड्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा, ए ने बी को बोला मैं तुझे 1 बैग ऑफ शुगर दूंगा आउट ऑफ 100 बैग्स लाइंग इन माई गोडाउन। अब हमें ये नहीं पता कि वो 1 बैग कौन सा देगा जो कि डिलीवरी से अलग या डिलीवर्ड होगा उसको। सो दिस इज कॉल्ड अनअसर्टेन गुड्स, जिसका गुड्स की हम वैल्यू नहीं देख सकते। नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या होता है, गुड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर कॉल्ड फ्यूचर गुड्स। उसको हम फ्यूचर गुड्स बोलेंगे जो आगे आने वाले टाइम पे हम यूज कर सकते हैं या बना सकते हैं। These goods may be either not yet in existence but और इन एग्जिस्टेंट है, या फिर हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, बट प्रॉपर्टी जब हम सेल कर रहे हैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट वी हैव कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स का मतलब होता है कोई फ्यूचर डेट पे वो होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता। कंटिंजेंट हमने बोला कि मैं आपसे आपकी एक पेंटिंग खरीदूंगी, रेयर पेंटिंग खरीदूंगी, बट उसका सेल किस पे डिपेंड करता है, जब आपकी वो पेंटिंग रेडी होगी तो तभी मैं वो आपसे परचेज करूंगी। सो दीज आर द टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स एंड देयरफॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ कंटिंजेंट गुड्स also operate at the time of agreement to sell and not a sale. So as far the question of passing the property to the buyer is concerned, हमारी अगर कंटिंजेंट गुड्स है, हमारे पास गुड्स भी नहीं है और फ्यूचर डेट पे हम ट्रांजैक्शन करते हैं, सो उस तरीके के गुड्स को हम फ्यूचर गुड्स बोलते हैं और वो अग्रीमेंट टू सेल होता है और खाली सेल नहीं मानते हैं हम। 1 second please. Next we have effects of perishing of goods. Perishing का मतलब होता है उस ना कि खराब फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स, बट ऑल्सो इट इंक्लूड्स डैमेज टू द गुड्स सो दैट द गुड्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन द कमर्शियल सेंस। आप वो बेचने की कंडीशन में नहीं रहते हैं, सो दैट इज ऑल्सो पेरिशिंग ऑफ द गुड्स। अब सीमेंट रखी थी, सीमेंट पे हल्का सा पानी गिर गया, वो एकदम खराब हो गई। अब हमारे पास सीमेंट तो है बट खराब कंडीशन में, मर्चेंटेबल कंडीशन में नहीं है, मीन्स हम उसको सेल नहीं कर सकते। फिर लॉस ऑफ गुड्स बाय द थेफ्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिशिंग, जहाँ पे हमारे गवर्नमेंट ने रिक्वेजिशन कर दिया है, मीन्स उसको
अपने अंडर ले लिया है, उसको इनवैलिड बताया है कि आप उसको नहीं सेल कर सकते, दैट इज कॉल्ड पेरिशिंग। अब गुड्स पेरिश हो जाते हैं बिफोर मेकिंग और एड या बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इन द केस ऑफ पेरिशिंग ऑफ whole of the goods where specific goods from the subject matter of contract of sale, both sale and agreement to sell, or they without a knowledge of seller perish or at or before the time of the contract, the agreement is void। हम agreement को क्या मानेंगे? void मानेंगे, मतलब स्टार्टिंग से ही इनवैलिड मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे गुड्स खराब हो गए हैं, स्टिल हमने उसको सेल किया। अगर पार्ट ऑफ द गुड्स पेरिश होते हैं तो हम पार्ट ऑफ द गुड्स को ही हटा देंगे अपने उससे, और वो दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जो पेरिश हो जाएगा वो वॉइड हो जाएगा, जो पेरिश नहीं होगा वो वॉइड नहीं होगा। perishing of specific goods before the sale but after agreement to sell, agreement to sell के बाद या फिर पर before the sale। बट जहाँ पे इट सेज कि देयर इज एन अग्रीमेंट, जहाँ पे स्पेसिफिक गुड्स का हम एग्रीमेंट कर रहे हैं और किसी की गलती नहीं है, सेलर या बायर की, पेरिश होने में, तो सारा रिस्क किसके पास चला जाएगा? बायर के पास, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। एंड बोथ द पार्टीज आर एक्सक्यूज, दोनों पार्टी को एक्सक्यूज कर दिया जाएगा उस प्रॉपर्टी, उस परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर एक पार्ट होगा तो हम जो पार्ट खराब होगा वो निकाल देंगे और दूसरा पार्ट रख के कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे। प्राइस, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, हम प्राइस कितनी वी कैन हाउ, क्या क्या मोड है, हम किस तरीके से अपना कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा कि ये प्राइस है, आपको इतना प्राइस देना है, सो दैट इज द फर्स्ट मोड एंड द सिंपल मोड। नेक्स्ट, जो हमने, आपने और मैंने अग्री किया, so that might also be one price, of course between dealings between the parties, similar or same thing only, capable of determined, if the price is not capable of in accordance with any of the above mode, the buyer is bound to pay the seller a reasonable price। अगर कोई हम approximate amount नहीं बता पा रहे, अगर हम नहीं बता पा रहे तो बायर क्या देगा? सेलर को एक रीजनेबल प्राइस देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक टॉपिक छोटा सा, अर्नेस्ट और डिपॉजिट। अब हम सिक्योरिटी मनी देते हैं, कोई लोन लेते हैं, सो दिस इज द सेम थिंग, अर्नेस्ट और डिपॉजिट। अगर कोई चीज़, कोई हम लोन लेते हैं या किसी से कुछ ले रहे हैं तो हम उसको एक कुछ ऐसी चीज दे रहे हैं एक एज अ सिक्योरिटी, एंड देन वी आर टेकिंग द सेम थिंग। अब नेक्स्ट आता है स्टिपुलेशंस as to time in contract of sale fall under two heads, stipulations regarding time of delivery of goods and time of payment of price। so दो तरीके के मेथड्स हैं, जिसमें फर्स्ट है कि हमारा डिलीवरी क्या रहेगी गुड्स की, एंड द सेकेंड इज द पेमेंट फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स, कि हम उसकी पेमेंट को कैसे करेंगे या फिर व्हाट इज द ऑप्शन दैट वी आर सपोज टू do। so it says that if the time is fixed for the delivery and the seller makes the delay, the contract is voidable। अगर मैंने आपसे फ्रिज खरीदा और आपने फ्रिज मुझे आज की, मैंने आपसे मेरी बात हुई कि आप मुझे रात को आप डिलीवर कर दोगे, और आप रात को ना डिलीवर करके अगले दिन डिलीवर करते हो, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उस गुड्स को एक्सेप्ट करूं या ना करूं, वो मर्जी मेरी ही रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइस, सॉरी डिलीवरी। अगर आपकी मेरी बात हुई कि हमें डिलीवरी यहाँ चाहिए, तो मैं डिलीवरी उसी प्लेस पे लूँगी जहाँ पे मेरा गुड सेल है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है
तो जहाँ भी हम गुड सेल करेंगे उस टाइम की हम डिलीवरी लेंगे. Clear, we are done with this chapter. Any doubts to anyone in this chapter? Please let me know. Please let me know if you have any problem. Sam, I have no idea for where you have all the recorded sessions. You need to ask the administration department for that. Void का मतलब होता है सिमरन कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्टार्टिंग से ही इनवैलिड माना जाता है, वो उसकी कोई रेलेवेंस नहीं होती है अकाउंट में. यू डोंट हैव एनी फिजिकल प्रेजेंस, उसकी कोई प्रेजेंस नहीं होगी बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाएगा एंड दैट टू फ्रॉम द स्टार्टिंग. क्लियर? डिफरेंस क्या है नैना सेल और अग्रीमेंट टू सेल में? एक बेसिक वन डिफरेंस है. सेल इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है, अग्रीमेंट टू सेल में इमीडिएट ट्रांसफर नहीं होता, वो एक फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होती है ओनरशिप. आई हैव डन इट. Nishant, it's really impossible right now that I repeat all the stuff that I have done. We are short of time, so we cannot do that. PDF सारे Google Classroom में अवेलेबल है. Goodwill would be included, that is a part of goods. This is the Google Classroom code. You can find all the PDFs from here. Any more doubts to anyone?